हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और यूनिट नंबर 2 और नाम है कंसिडरेशन। तो देखिए, कंसिडरेशन क्या होता है अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, राइट? फिर भी सर, कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग इन रिटर्न। बट लॉ में जो डेफिनेशन थी दैट वाज कि जहां एक व्यक्ति की इच्छा पर दूसरा कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, या कर चुका है नहीं कर चुका है, तो ऑल दैट इज कंसिडरेशन। तो वो सब कंसिडरेशन है। और जैसा कि हमें मालूम है कि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। वॉइड याद है बच्चों? नॉट एनफोर्सिएबल। मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। बिना कंसिडरेशन के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इफ द कंसिडरेशन इज एब्सेंट तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल एट ऑल। ठीक, यानी कि रूल हो गया नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सर, एक ही बात लिखी है मैंने, जो पॉइंट ऊपर लिखा है वही मैंने दोबारा से लिखा है। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, यानी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं, सो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन बच्चों, दिस रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शंस, यानी कि देर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स which are valid even without consideration। तो आज हम लोग उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करेंगे जो कंसिडरेशन ना होने के बावजूद वैलिड है, एनफोर्सिएबल है और उसमें पार्टीज बाउंड होंगी। ठीक सर, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय पार्टीज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो बच्चों, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हुआ है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मीन्स जिसमें आपस का सर प्रेम कह लो आप, और नेचुरल वन, तो इसका मतलब पार्टीज आर इन नियर रिलेशन। ठीक, जैसे फादर एंड सन, हाँ मदर एंड सन भी हो सकता है, फादर एंड डॉटर भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ये सब नियर रिलेशंस हैं बच्चों। और भी हो सकते हैं लाइक ग्रैंडफादर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो यहां पर एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नेचुरल है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये लोग आपस में करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, और बेटा दूसरी शर्त है राइटिंग में होना चाहिए, तो इट शुड बी इन राइटिंग, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कंसिडरेशन नहीं है। तो
सर जी नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज द फर्स्ट डिग्री। देखिए बुक में क्या लिखा है, द जनरल रूल इज दैट, ये जनरल रूल है बच्चों, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void. In every valid contract, consideration is very important. Contract may only be enforceable when consideration is there. Contract तभी enforceable होगा जब consideration होगा. However, the Indian Contract Act contains certain exceptions. यानी कि there are some contracts, some agreements which are valid even without consideration. In following cases, the agreement, though made without consideration, will be valid. Pehla, natural love and affection. Sir, there must be natural love and affection between parties. Parties must stand in near relationship to each other. It must be in writing and registered. Sir, उसका registration जरूरी है. A written and registered agreement based on natural love and affection between parties standing in near relation, like husband-wife, is enforceable even without consideration. एग्जाम्पल देखिए, बड़ा कर्रा एग्जाम्पल है। और मित्रों, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया कि वो जो भी कमाएगा वो सब अपनी वाइफ को देता रहेगा जीवन भर। A husband agreed with his wife to pay, to hand over whatever he earns. A husband by registered agreement promised to pay his earnings to his wife. आप देख रहे हैं बच्चों किस तरह का ये हस्बैंड है और किस तरह की ये वाइफ है। अब जो भी है बेटा, अब क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन parties of near relation and natural love and affection is presumed in few relationships, and this is in writing and registered as well, so this is enforceable even without consideration. तो जब हस्बैंड ने ये एग्रीमेंट किया तो उसने लिख के दे दिया, रजिस्टर्ड करा दिया। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बच्चों उसका दम घुटने लगा। दम घुटने लगा मीन्स क्योंकि जो कुछ कमाता था वो उसकी वाइफ ले लेती थी और फिर उसे बेटा 10-10 रुपए मांगने पड़ते होंगे और वो एहसान दिखा रही होगी। बड़ी स्थिति विकट हो गई। कुछ दिन चलता रहा, लेकिन फिर इतनी घुटन हो गई उसको कि वन डे ही रिफ्यूज्ड टू पे द अमाउंट, मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। नाउ वाइफ फाइल्ड ए सूट कि देखो इस आदमी ने मेरे को लिख कर दिया है कि ये जो भी कमाएगा मेरे को देगा और अब नहीं दे रहा है। जज साहब मेरे पैसे दिलाए जाए। और जज साहब देखिए इतने अच्छे विचारों के थे, उन्होंने कहा यस इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दिस वाज एग्जीक्यूटेड फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत पर आधारित है, बिटवीन पार्टीज इन नियर रिलेशन, और दिस इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। सो अब हस्बैंड कह रहे कि इसका कंसिडरेशन नहीं है जी, दी कॉन्ट्रैक्ट वाइड है जी, मैं तो कुछ नहीं दूंगा जी। तो देखो जी उसको देने पड़ेंगे पैसे विदाउट कंसिडरेशन में, ये पहला एक्सेप्शन। आइए दूसरा एक्सेप्शन समझिए बच्चों, दिस इज क्लियर।
Good. Compensation for past voluntary services. तो देखिए क्या हुआ, आप कहोगे साहब सर्विसेज का कंपनसेशन है, कंसिडरेशन है? नहीं, जब सर्विसेज रेंडर हुई तो कंसिडरेशन की कोई बात नहीं थी, प्रॉमिस सब्सिक्वेंटली हुआ। तो देखिए सर्विसेज आर रेंडर्ड वॉल्यूंटरली फॉर प्रॉमिसर। और उस समय कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं हुई थी, कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं था। सब्सिक्वेंटली बाद में प्रॉमिसर एग्रीज टू पे कॉम्पनसेशन। तो बच्चों, दिस इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो पहले हो चुका है, हालांकि आप कह सकते हो सर पास्ट कंसिडरेशन है, तो ठीक है पास मान लीजिए, बट एग्रीमेंट के एवज में कोई कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन तो पहले ही हो चुका, तो दैट इज वैलिड वन। सर सपोज करिए जैसे आप लोग हैं और आपके पेरेंट्स हैं, अब बचपन से लेके आज तक वो आपके ऊपर देखिए एक्सपेंस कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का खर्चा कर रहे हैं, और पेन्स भी लिए उन्होंने बहुत सारे आप लोगों के लिए, मतलब बहुत कुछ किया। ठीक है, सभी करते हैं, इट्स ओके, लेकिन किया तो अब दिस इज पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विसेज। और मान लीजिए एक दिन आप सर बड़े आदमी बन गए, अभी आप सीए कर रहे हो, सीए करने के बाद आप मान लो फिर आप पॉलिटिक्स में चले गए, या आपने कुछ और बढ़िया सा और बहुत अच्छा सा कोर्स कर लिया, या सीए बनने के बाद भी बहुत स्कोप है, आप एक कंपनी में सीएफओ बन गए, अब आप लाखों करोड़ों में रोज खेल रहे हो। तो एक दिन ऐसे ही आपने अपने पिताजी से कहा कि देखो बेटे, क्या बोल रहे हो भाई, देखो पापा आपने आज तक जितना कुछ खर्च किया मुझसे ले लो। पापा ने कहा अच्छा बेटे, देखो अगर वो हिसाब लगाने बैठ जाएंगे बेटा तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, कितना भी पैसा आपके पास क्यों ना हो, बट उन सर्विसेज का मोल शायद नहीं चुकाया जा सकता। स्टिल अब आप अपने उसमें दे क्या आपने कहा जितना भी बचपन से आज तक खर्च हुआ सब जोड़ लो और मुझसे ले लो, विद इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। एनीवे हिसाब किताब हुआ, जोड़ा जाड़ी हुई, और उन्होंने 20 लाख रुपए का बिल बनाया, बड़ा रीजनेबल, एंड यू एग्रीड टू पे 20 lakhs टू हिम। आपने कहा ठीक है जी, जो आपने पास्ट सर्विसेज दी हैं मुझे उसके लिए मैं 20 लाख रुपए देने को तैयार हूं और अगले महीने दे दूंगा। वेरी गुड, बोले ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगले महीने आते आते आपकी आंखें खुली कि मैं ये क्या कर रहा हूं। सर शायद उन सर्विसेज के बदले में उन्हें पैसे नहीं चाहिए। भाई किसी के भी पेरेंट्स को आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए, ये तो बात पक्की है। वो इस उद्देश्य से आपको पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं कि कल को आप कमाओगे और उन्हें पैसा दोगे, ये तो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। खैर व्हाटएवर, अब आपको अगले महीने तक आपने प्रॉमिस किया था पे करने का, समझ आया कि यार क्यों दे रहा हूं पैसे, मैं तो नहीं दे रहा, लेकिन आप उनसे कह चुके हो। नाउ इज इट एनफोर्सिएबल? तो यस,
क्योंकि वॉल्यूंटरी सर्विसेज, अच्छा क्योंकि डोमेस्टिक हो गया तो रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न इसलिए नहीं क्योंकि पास वॉल्यूम, रिटर्न इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक है। अगर कोई और व्यक्ति है, फादर नहीं है, कोई और है, तो रिटर्न की भी जरूरत नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। देखो जब सर्विसेज दी थी तो पैसे की बात तो नहीं थी, हाँ हुई आपके लिए थी, यू आर द प्रोमिसर। प्रोमिसर मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सर्विसेज। तो अगर उन्होंने कुछ खर्चा आपके लिए आपके जन्म से पहले कराए, वो नहीं काउंट होगा इसमें। और सब्सिक्वेंटली यू प्रॉमिस टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर दैट, सो इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसिडरेशन नहीं है ना, ये तो पहले ही हो चुका। ओके सर एक बार रीडिंग कर लेते हैं। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट। ठीक है, आपने कहा भाई 20 लाख तो ज्यादा है, 10 दे दूंगा मैं, बोले अच्छा चल 10 ही दे। तो प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉल्यूंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर इज एनफोर्सिएबल। तो प्रॉमिस टू पे द पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विसेज इज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर्विसेज वॉल्यूंटरी होनी चाहिए बच्चों, अपनी इच्छा से दी उन्होंने। सर्विसेज प्रॉमिसर के लिए, आपके लिए करी उन्होंने। प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में था, आपके बर्थ के बाद की ही सर्विसेज काउंट होंगी। और प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट। अब आप इंटेंशन कर रहे हो कंपनसेट करने की, तो वैलिड होगा। सर पी फाइंड्स आर्स पर्स एंड गिव्स इट टू हिम। तो वॉल्यूंटरी सर्विस है, उन्होंने थोड़ी कहा ढूंढ के लाओ, ये वो खुद ही मिल गया, उसको दे दिया। नाउ ही प्रॉमिस्ड टू पे 10,000 टू हिम। नाउ दिस इज इन कंसिडरेशन फॉर पास्ट वॉल्यूंटरी, और क्योंकि प्रॉमिस कर रहा है बच्चों, तो ये वैलिड होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट। सो व्हाट इज टाइम बार्ड डेट? देखिए भारत में एक लॉ है लिमिटेशंस एक्ट 1964, और उसमें अगर आप निश्चित समय तक अपने अमाउंट कॉल नहीं करते हो, मांगते नहीं हो, तो टाइम बार्ड हो जाती है, वो लैप्स हो जाता है, मतलब उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। फिर यू कैन नॉट आस्क योर ओन मनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपसे 500 रुपये उधार ले लिए, आपने दे दिए। अब आपने एक बार दो बार उससे मांगे, वो कभी टाल देता है, कभी कुछ, देन आपने उससे मांगना बंद कर दिया। यू स्टॉप आस्किंग द मनी। कब तक मांगोगे यार? तो बेटा जिस दिन आखिरी बार मांगा था, वहां से 3 साल 3 years तक आप सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर 3 साल हो गए और आप सोते रहे, आपने पैसे दोबारा नहीं मांगे, तो जिस दिन 3 साल हो जाएंगे, नाउ यू लूज योर राइट टू फाइल ए सूट। अब आप मुकदमा नहीं कर सकते। सर स्थिति समझ रहे हो? नाउ इट इज ए टाइम बार्ड डेट। इसकी समय सीमा समाप्त हो गई। हाँ, आप हर हफ्ते मांगते रहते तो 300 साल तक भी चलता ही है बेटा। बट जिस दिन आपने लास्ट कॉल करी पैसे मांगने की, और फिर 3 साल वहां से गैप हो गया, यू डिडंट आस्क योर मनी, सो द डेट इज टाइम बार्ड। डेट की समय सीमा समाप्त हो गई। यू कैन नॉट आस्क योर ओन मनी। लिमिटेशंस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन है बच्चों, बड़ा खतरनाक है। ठीक है, बढ़िया। 500 रुपए एक दोस्त ने उधार लिए, आपने 2-4 बार मांगा, उसने नहीं दिए, देन यू स्टॉप्ड आस्किंग फॉर योर ओन मनी। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए बच्चों, खत्म हो गया पैसा, और क्या है?
अब नाउ यू कैन नॉट कॉल। अब क्या हुआ, 10 साल बाद अचानक वो दोस्त कहीं टकरा गया, मिल गया, आप किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। सर अगर मैं आज से 10 साल देखूं तो आप लोगों का सीए तो कंप्लीट हो ही गया होगा, और 10 साल शादी वादी भी देखो कुछ की हो गई होगी, कुछ की नहीं हुई होगी। आज से 10 साल गिन रहा हूं, तो वो दोस्त आपका शॉपिंग मॉल में टकरा गया, ठीक है। सपोज अब उसके साथ में, दोस्त के साथ में उसकी वाइफ भी थी, ठीक है, 10 साल आगे की घटना है, और एक दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, बहुत बढ़िया। और वो शॉपिंग मॉल में मिला, 10 साल बाद दिखाई दिया, बड़ा खुश हुआ आपको देख के, हेलो हेलो करी, हाय हेलो हुई, हाथ मिलाया, तब तक कोरोना खत्म ही हो जाएगा, और कह रहा और भाई कैसा है, क्या हाल है तेरे, आपने भी पूछा। फिर आपने उससे कहा यार तुझे याद है, बोला क्या, बोले जब वो अतुल सर के यहाँ पढ़ते थे हम लोग, तो तूने 500 रुपये उधार लिए थे उससे। कह रहा नालायक, तू अभी तक नहीं भूला। एनीवे, नाउ ही मेड ए प्रॉमिस टू पे दैट मनी। उस समय भी नहीं दिए, उस समय भी क्या कर रहा है, प्रॉमिस। कहता भाई तू अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं कल तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, पैसे ले ले यार तू अपने। राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे, टाइम बार्ड डेट। मित्रों, उसकी वाइफ भी साथ में थी, वो भी सोच रही कैसा आदमी है? 500 रुपए तब से उधार लिए बैठा है। ये सोचेंगी या आपके बारे में सोचेंगी कि कैसा आदमी है, 500 रुपए 10 साल बाद भी याद है इसको। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि डेट तो टाइम बार्ड हो चुका है, बट स्टिल उसने ये नहीं कहा कि भाई 3 साल हो गए मैं नहीं दूंगा, खत्म हो गए ना। वो कह रहा है भाई मैं तेरे पैसे दे देता हूं, कल दे दूंगा। नाउ इट इज ए प्रॉमिस टू पे, टाइम बार्ड डेट। क्या इस प्रॉमिस का कंसिडरेशन है? सर ये प्रॉमिस तो विदाउट कंसिडरेशन है। आज कौन सा कंसिडरेशन हुआ फॉर दिस प्रॉमिस? नथिंग, वो तो खत्म हो चुके थे पैसे। और बच्चों राइटिंग में होना चाहिए, और क्योंकि एक्सेप्शंस हैं सो कहने की जरूरत नहीं है, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर वो 2-1 दिन में आपका पैसा ट्रांसफर ना करे आपके अकाउंट में, नाउ यू कैन फाइल ए सूट। यस सर, ये प्रॉमिस एनफोर्सिएबल है। अब वो कोर्ट में कह रहा भाई साहब विदाउट कंसिडरेशन है ये वाला प्रॉमिस, तो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड है। यही तो पॉइंट पढ़ रहे हैं आज हम बेटा। वेयर ए प्रॉमिस इन राइटिंग, साइंड, या राइटिंग में तो साइन तो होएगा ही by the person making it या by his agent, is made to pay a debt barred by limitation, it is valid without consideration. Oh sir, A is indebted to C for 60,000, 60,000 का डेट है। मैं तो 500 रुपए की एग्जांपल दिया, यहाँ 60,000 का है और बार्ड हो चुका है, मतलब उसका टाइम पूरा हो चुका है, उसका समय सीमा निकल चुका है। A signs a written promissory note, written promise now to pay rupees 50,000 in final settlement। कहता भाई 50,000 दूंगा, चल 50 दे यार, कुछ तो मिल रहा है। दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन, इट इज वैलिड। क्यों बेटा? क्योंकि एक्सेप्शंस में है, और ये एक्सेप्शंस में आ रहा है। भाइयों बहनों, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज एजेंसी। एजेंसी मित्रों प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ रही थी, और प्रिंसिपल और एजेंट, दो बातें समझ लीजिए। एजेंसी के केस में दो बातें समझ लीजिए बच्चों। एजेंसी पहले होती क्या है? सर एजेंट इज ए पर्सन who is authorized
by his principal to act on his से मेरा तात्पर्य है प्रिंसिपल बिहाफ। सर एजेंसी में रूल है करेगा कोई, आगे बताओ, और मरेगा कोई। अब आप कहोगे सर आपकी हिंदी वीक है। देखो बेटा, एक्चुअल प्रोवर्ब में भरेगा था, आई नो दैट, लेकिन जब भी मैं आपको हिंदी की कहावत बताऊंगा तो मॉडिफाई करके बताऊंगा। क्या करके बताऊंगा? मॉडिफाई, क्योंकि मोदी जी मेरे फेवरेट हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, करेगा कौन? एजेंट। मरेगा कौन? प्रिंसिपल। सर इसको हिंदी में कहते हैं कि फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट प्रिंसिपल इज लायबल। एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति प्रिंसिपल उत्तरदायी है। अगर कोई व्यक्ति एजेंट के थ्रू कुछ कर रहा है तो यह माना जाता है कि वो खुद कर रहा है। तो अगर देयर इज ए प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट किया बच्चों, और एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स किया विद ए थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच हुआ? एजेंट और थर्ड पार्टी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को यह माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने किया है, हालांकि प्रिंसिपल इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो प्रिंसिपल कैन स्यू हिम। ही कैन ऑल्सो स्यू द प्रिंसिपल, जबकि ही वॉज नॉट ए पार्टी टू। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में भी था। तो करा किसने बच्चों? एजेंट ने। मरा कौन? प्रिंसिपल। बेटा, आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जब किसी और ने कुछ किया हो और आप मर गए हो, या आपने कुछ किया हो कोई और मर गया हो? सर आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में बैठे थे, और सपोज थोड़ा पीछे की ओर बैठे थे, द फेमस बैक बेंचर्स, और आपके पड़ोसी ने कोई हरकत करी, कुछ नहीं, वो पेन से खेल रहा था और उसकी कैप उछल गई और जाके सीधे टीचर की नाक पे लगी। और मान लीजिए आपके पड़ोसी ने करा, और बेटा आप और पड़ोसी दोनों कुटे, तो करेगा कोई मरेगा कोई का एग्जाम्पल हो गया। आपने करा और वो कुट गया, तो भी यही एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पे करेगा कौन? एजेंट। कुटेगा कौन? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए एनफोर्सिएबल है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट बच्चों, एन एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। तो अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो भी एजेंसी वैलिड होगी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अदरवाइज थर्ड पार्टी मर जाएगी, उसको नहीं मारना है। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? वो उसको कमीशन दे रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी इज नॉट कंसर्न्ड विद दैट। सो फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल वुड बी हेल्ड लायबल even if there is no consideration for this contract, so an agency can be created without consideration. देखो यहाँ तो सिर्फ एक लाइन लिखी है कि according to section 185 of the Contract Act, no consideration is necessary to create an agency. सेक्शन का रेफरेंस 185 हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट तो हैं। सो एजेंसी कैन बी क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं आगे चलेंगे मित्रों, ये क्लियर है ना? बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है एजेंसी। हाँ जी मित्रों, अगला पॉइंट है कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट,
सो पॉइंट नंबर 4 है ना, चेक करो, या 5 है, कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। सर ए ने बी को गिफ्ट दिया, ए और बी कौन है इससे कोई मतलब नहीं, ए ने बी को गिफ्ट दिया और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया कंप्लीटेड गिफ्ट। ए गिफ्ट इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय डोनी। सर लेट मी कॉल हिम डोनर एंड डोनी, देने वाला पाने वाला, डोनर डोनी। गिफ्ट में कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, दिस इज a case where the gift is also a contract. He gifted something to B and we accepted that, so it is a contract, and this contract is valid even without consideration. There is no need of consideration for gift. गिफ्ट में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं। ओके, इज द क्लियर? अब देखिए बड़ा सिंपल है सर, सपोज करिए ए फॉर मी, मैं, बी फॉर यू, मैंने आपको गिफ्ट दिया सर, आपकी बर्थडे थी और बर्थडे थी, मेरे को पता लग गई बर्थडे आपकी, तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको विश किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, और आपने भी फिर थैंक यू सर लिख के भेज दिया, थैंक यू सो मच सर, फीलिंग ब्लेस्ड, कुछ भी ऐसा लिख दिया। फिर मैं भी चकलस के मूड में था, मैंने कहा पार्टी, आपने कहा सर शाम को है घर पे, आप आइएगा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं आऊंगा, मैंने कही तुमने बुला लिया। फिर आपने मान लीजिए दोबारा से थोड़ी देर फोन करा कि सर पार्टी है, शाम को मेरी बर्थडे है, मतलब बर्थडे मेरी आज है, शाम को पार्टी है, सर आप आइएगा, अच्छा लगेगा, मान लो ठीक है। अब मैं आपके घर पहुंच गया शाम को बर्थडे पार्टी में, एग्जाम्पल है यार, इट्स ओके। अब इतना बड़ा मैं कुछ पैकेट वैकेट ले गया, गिफ्ट भी तो देना पड़ता है। अब आपने केक वेक काटा, सबने गिफ्ट दिया, हमने भी वो गिफ्ट दे दिया, थैंक यू हो गई, खत्म हो गई बात। उसके बाद खाना वाना खाया सबने, अब सब लोग जा रहे हैं एक एक करके, हम वहीं बैठे हुए, काफी लोग चले गए, हम वहीं बैठे हुए। आप हमारे पास आए, सर जी क्या लाऊं, सर खा लिया सर, मतलब यही जाओ ना यार, अब ऐसे थोड़ी कह सकते हो। और लोग भी चले गए, अब खाली आप लोग रह गए घर वाले और मैं रह गया। आप फिर आए, सर क्या सेवा की जाए आपकी, मतलब जा क्यों नहीं रहे हो? हमने यार वो ऐसा है, जो गिफ्ट दिया था ना वो जरा वापस कर दो, एक और पार्टी में जाना है। सही सही जा रहा हूं ना मैं? तो यू नो, अब आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पढ़ाओ कि सर इट इज कंप्लीटेड गिफ्ट, आपने दिया, मैंने लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई, दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब आप निकल दो यहां से, बेटा ऐसे नहीं कहना प्लीज, है मैं भी ऐसे नहीं मांगूंगा, एग्जाम्पल ही तो है, लेकिन बदतमीजी तो मत करो प्लीज। तो दादा अगर ए ने बी को गिफ्ट दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, सो इट इज कंप्लीटेड गिफ्ट, एंड कंप्लीटेड गिफ्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। द डोनर हैज नो राइट टू आस्क बैक हिज गिफ्ट। ये नहीं मांग रे, क्या कर रहा है यार, चलिए, तो ये था थोड़ा वाहियात एग्जाम्पल, बट ठीक है यार, कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बेलमेंट, बेलमेंट देखो बेटा, bailment obviously is valid without consideration. Bailment is also a contract and it is valid without consideration. आप देख लो पढ़ के यही लिखा हुआ है, no consideration is required to effect the contract of bailment. Bailment के contract के लिए consideration की जरूरत नहीं होती। But what is bailment? That is given in section 147. And that states, सर हिंदी में बता दूं, बेलमेंट का मतलब है कि हिंदी नहीं हो पाएगा सर, वेयर वन पर्सन गिव्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स
to other person for some purpose, and after that the goods shall be returned to the first person or will be disposed of as per instructions of first person. That is bailment. हिंदी में कोई गुड्स है, उसका डिलीवरी दूसरे व्यक्ति को दिया गया किसी भी कारण से, तो वह बेलमेंट है। सेल नहीं हुई है, ओनरशिप नहीं देनी है ना, ओनली डिलीवरी। मैं आपको समझाता हूं। सर आपका दोस्त है कोई और वो कहता है भाई मेरा काम पूरा नहीं है, मेरे को कॉपी दे दे, मैं कल लाके दे दूंगा, वापस कर दूंगा। आपने अपनी कॉपी उसे दे दी, ये पेमेंट है। आपका दोस्त है, आपसे स्कूटी मांग के ले गया, मोटरसाइकिल मांग के ले गया कि भाई थोड़ी देर को 1 घंटे को जरूरत है, 1 घंटे बाद वापस कर दूंगा, यह है बेलमेंट है। सपोज क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, टेस्ट हो रहा था, आपका कैलकुलेटर घर रह गया, आपने मुझसे मांगा सर कैलकुलेटर दे दो, मैंने आपको दे दिया कि भाई ठीक है टेस्ट कर लो, वापस कर देना मेरा, यह बेलमेंट है। आपकी घड़ी खराब हो गई, आपका मोबाइल खराब हो गया, आप रिपेयर के लिए दे के आए, यह बेलमेंट है। आपने कंसाइनी को गुड्स सेंड करी, वो बेच लेगा, यह बेलमेंट है। आपने सेल ऑन अप्रूवल पे गुड्स दी, जब तक सेल नहीं हो जाती, यह बेलमेंट है। सो बेलमेंट का मतलब है हैंडिंग ओवर ऑफ द गुड्स टू अदर पर्सन फॉर सम पर्पस, and after that either the goods will be returned or they will be disposed of in accordance with the instructions of the first person, and bailment is valid without consideration. मित्रों समझ में आ रहा है ना ये बेटा? अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है चैरिटी। X promises to pay rupees 50,000 as donation to a temple. This is not enforceable. देखो गिफ्ट नहीं हुआ ये, क्योंकि गिफ्ट में क्या लिखा था? कंप्लीटेड गिफ्ट। जब तक गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगा तो एक्स ने खाली वादा किया कि मैं मंदिर बनाने के लिए 50,000 रुपए दे दूंगा, बाद में उनने 5 रुपए नहीं दिए, तो मंदिर वाले उसका कुछ नहीं कर सकते। भगवान का जो मन हो कर ले अलग बात है, लेकिन मंदिर वाले कुछ नहीं कर सकते। तो एक्स promises to pay 50,000 as donation to a temple, ये नॉट एनफोर्सेबल है। X promises to pay 50,000 as donation to a temple, and on the basis of his promise, the promisee purchased some building material on credit. Now it is enforceable even without consideration. सर आप इस दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस समझ पा रहे हो? एक्स ने प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है आप मंदिर बना रहे हो, मैं 50,000 रुपए दूंगा, ये प्रॉमिस एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन अगर एक्स ने प्रॉमिस किया मैं 50,000 रुपए दूंगा, और जो मंदिर के लोग हैं जिनको प्रॉमिस किया गया उन्होंने उसके प्रॉमिस के बेसिस पे बेटा ईंटें खरीद ली, सरिया खरीद ली, रेता खरीद लिया, सीमेंट खरीद लिया उधार, कि ये पैसे देगा इसका पेमेंट कर देंगे, भैया एनफोर्सेबल हो गया। तो वेयर ए पर्सन promises to make a charity and the promisee to whom the charity has been promised, where a person promises to make a charity
एंड द पर्सन टू होम प्रॉमिस हैज बीन मेड, ठीक है, इनकर्स सम लाइबिलिटी, उसने उसके प्रॉमिस के बेसिस पे लाइबिलिटी इनकर कर दी, उसके ऊपर सर पे वजन आ गया, बेटा नाउ दिस इज एनफोर्सिबल, एस्टॉपल हो गया ये। आप जो कह चुके हैं पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपके आधार पे दूसरे व्यक्ति कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर चुका है, तो यू कैन नॉट रोल बैक। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो देखिए यहां पर यूनिट 2 समाप्त हो जाता है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा, यूनिट 2 छोटा था। इसको ध्यान से करिए, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करिए, एंड इफ यू थिंक दैट लॉ इज लिटिल टफ तो आप उसको रिपीट करिए, दोबारा से देखिए क्लास को, असाइनमेंट को दोबारा से पढ़िए। डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्ते भैया, टाटा बाय।